हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे रचनात्मक लेखन एंड हमारा उसका एट्थ संडे को एग्ज़ाम है। सो उसका ये यूनिट 1 का वन शॉट रहेगा एंड इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। अराउंड 30 मिनट्स की वीडियो रह सकती है। सो लेट्स डिस्कस इट। ओके, तो इसमें 4 टॉपिक आते हैं जो कि हमारे मेन है। पहला रचनात्मक लेखन का अर्थ, दूसरा महत्व और तीसरा विविध क्षेत्र विविध रूप। इसमें क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है, तो पहले ये क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो और पार्ट रहेगा उसमें ये क्वेश्चन दे देंगे मैं तो, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके दे देंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये विविध रूप, उसके और में विविध क्षेत्र, तो ऐसा रहता है। सो स्टार्ट करते हैं। रचनात्मक लेखन का अर्थ, सबसे पहले हमें रचनात्मक लेखन का अर्थ पढ़ना है। ठीक, रचनात्मक लेखन वह लेखन है, लेखन का मतलब क्या होता है, राइटिंग। तो रचनात्मक लेखन वह राइटिंग है जिसमें लेखक अपने मन के विचार, भावनाएं और अनुभव कल्पना के साथ प्रस्तुत करता है। मतलब यह वह लेखन है जिसके अंदर जो लेखक होता है, राइटर होता है, वो अपने मन के विचार, उनमें फीलिंग्स ऐड करके और जो उसने क्रिएटिव दिमाग लगाया था, जो सोची थी कहानी, वो सबको एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है। तो उसको बोलते हैं रचनात्मक लेखन। ठीक है, कोई भी साधारण बात, जैसे कि इसमें है दिल्ली में रोज़ बहुत लोग काम पर जाते हैं। ठीक है, तो ये साधारण बात है कि हाँ भाई, दिल्ली में रोज़ बहुत सारे लोग काम पर जाते हैं। ठीक है, तो ये सही है कि दिल्ली में लोग काम पर जाते हैं, लेकिन ये क्या है, साधारण कथन है। अगर वहीं बात करें, कोई ये कहें कि दिल्ली की सुबह हर दिन हज़ारों सपनों लेकर सड़कों पर उतरती है, तो ये है रचनात्मक लेखन। ये कुछ पैराग्राफ मतलब क्रिएटिव सा बना दिया, कुछ वो बोलते हैं ना, श्लोक वगैरह जो भी, वो बना दिया इसका, तो ये क्या हुआ, रचनात्मक लेखन। सो ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख सकते हो एंड एग्जाम्पल्स ही हैं जो एक दूसरे के आंसर को यूनिक बनाते हैं, जिससे हमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। ये परिभाषा सही है वैसे। रचनात्मक लेखन वह है जिसमें जीवन के अनुभवों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कलात्मक रूप क्या होता है, जहाँ पे हम उसमें फीलिंग्स ऐड करते, विचार ऐड करते और जो कल्पना के साथ ऐड करते, तो वो होते हैं कलात्मक रूप। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा पूरा मीनिंग हो गया। एक सेकेंड, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, रचनात्मक लेखन के अर्थ का। ठीक है, नाउ बात करते हैं रचनात्मक लेखन का महत्व। रचनात्मक लेखन का महत्व, अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ाता है। रचनात्मक लेखन से व्यक्ति अपने मन की बात सही ढंग से लिख पाता है। इसमें जैसे उदाहरण है, अपने कॉलेज के अनुभवों को कहानी के रूप में लिखना, जो वो फीलिंग्स हमने देखी हैं, तो उस अपने ही कॉलेज का लिखना है। ठीक है, सो आप ये उदाहरण, कल्पना शक्ति का विकास करता है। हम जब कोई भी डायरी राइटिंग करता है, तो उसकी जो कल्पना शक्ति, जो सोचने की क्षमता है, वो इंक्रीज होती है। सो लिखने से जो कल्पना शक्ति है वो बढ़ती है। ठीक है, नए ढंग से सोचता है कि इंसान अगर कुछ भी लिखना है तो उसको रोचक बनाएगा कि हाँ इंटरेस्टिंग, तो बनाए उसको। उसके बाद है, भाषा सरल होनी चाहिए और सुंदर बनाता है। भाषा जो लैंग्वेज होती है हमारी, वो सिंपल होनी चाहिए, सरल उसको बोलते हैं, एंड सुंदर मतलब ब्यूटीफुल होनी चाहिए। ठीक है, और सही शब्दों का, जैसे हमें ज़्यादा वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि मतलब कठिन हो, सबको समझ ना आए, तो हमें सिंपल शब्दों का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है, संवेदनशीलता बनाता है। हम दूसरों की समस्याएं देख, एक लेखक ही दूसरे लेखक की समस्या को पहचान सकता है और इससे सामाजिक समस्या पर भी कहानी लिखता है। जैसे कोई समस्या है, उस पर इन्होंने प्रोज बना दिए, उसके फ़ायदे बता दिए और कॉन्स बता दिए। ठीक है, कोई भी स्कीम वगैरह ही, तो अब हम एनालाइज कर सकते हैं कि समाज पर इस चीज़ की क्या समस्या पड़ रही है। ठीक है, समाज की सच्चाइयाँ सामने लाता है। रचनात्मक लेखन अच्छी बुरी बातों को दिखाता है, नेगेटिव क्या चीज़ है उस कहानी का, मतलब अगर कोई, जैसे एक सीरियल है पंचायत, तो उसमें हमें गांव वगैरह के बारे में बताया हुआ है, तो उसके अंदर अच्छी बातें भी बताई हुई हैं अगर जॉइंट फैमिली होती है तो। ठीक है, और बुरी बातें भी बताई हुई है कि क्या प्रभाव पड़ता है उनका। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। अपने विचार लिखने से व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है। और अपनी, जैसे एग्जाम्पल है, अपनी रचना कक्षा में पढ़ना। मानसिक तनाव कम करता है, लिखने से मन हल्का होता है। ये तो सबने सुना है कि कोई भी चीज़ हम अगर लिख के देखते हैं ना, तो उससे हमारा मन हल्का हो जाता है। तो जैसे कोई भी हम डायरी राइटिंग करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमारा मन हल्का रहे, और ये इसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स लिख देते हैं, अपनी परेशानी, तो उससे हमारा मन स्ट्रेस फ्री रहता है। ठीक है, रोजगार में सहायक होता है। रचनात्मक लेखन कई क्षेत्रों में काम होता है। अब रचनात्मक लेखन का सिर्फ नहीं, यही नहीं है, अगर हम डायरी राइटिंग करते हैं तो इसके भी हमें पैसे मिलते हैं। हम मतलब राइटिंग करके पैसे कमा सकते हैं अच्छे खासे रहने के। तो ये हो गया रचनात्मक लेखन का महत्व। एक सेकेंड, लेट मी, और नहीं हो रहा ये, तो इतना ही होगा। तो देखो, सबसे पहले रचनात्मक लेखन है का महत्व में अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाता है। सबसे पहले ये था, इसमें वो नहीं, क्या, कोई नहीं। उसके बाद है, कल्पना शक्ति का विकास करता है। फिर भाषा को सरल और सुंदर बनाता है। फिर संवेदनशील बनता है, समाज की सच्चाइयाँ सामने लाता है। और फिर आत्मविश्वास बढ़ाता है और मानसिक तनाव कम करता है, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, लिखने से वो ऑब्वियसली कम होता है। रोजगार में सहायक होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, महत्व थे रचनात्मक लेखन के। हमने 2 टॉपिक कवर कर लिया, अर्थ और महत्व रचनात्मक लेखन का। नाउ अभी हम विविध क्षेत्र पे बात करते हैं। हमने बात करी कि रचनात्मक लेखन से हम पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन कैसे, विविध क्षेत्र कैसे कमा सकते हैं। तो साहित्य, सबसे पहला क्षेत्र है हमारा साहित्य।
साहित्य का मतलब होता है लिखना ही होता है एक प्रकार से, जैसे हिंदी साहित्य। साहित्य रचनात्मक लेखन का मुख्य क्षेत्र है। इसमें जो लेखक होता है वो कहानी लिखता है, कविता लिखता है, उपन्यास, नाटक वगैरह के माध्यम से अपने अनुभव और भावनाएं लिखता है। इसमें जीवन और समाज की बातें सरल भाषा में कही जाती है। उदाहरण, जैसे इसमें एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, किसी छात्र का अपने कॉलेज जीवन पर कहानी लिखना, ठीक है, तो ये साहित्य है। दूसरा है पत्रकारिता एवं जनसंचार। इस क्षेत्र में रचनात्मक लेखन का उपयोग समाचार और लेखों को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। भाषा सीधी और समझने में आसान हो जाती है। अखबार में किसी समस्या पर आम लोगों की बात लिखना। पत्रकारिता मतलब पत्र लिखना, लेटर लिखना, जैसे हम 10th में लिखते थे ना, लेटर टू एडिटर, तो लेटर टू एडिटर, तो उस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स बताते थे और उसको एडिटर सॉल्यूशंस मांगते थे, तो वो जब सब लोग पढ़ते हैं, आम लोग वो पढ़ते हैं, तो उस समस्या को समझ पाते हैं। जनसंचार मतलब सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें लिखना, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अखबार में किसी समस्या पर बात करना, ठीक है, तो ये पत्रकारिता एवं जनसंचार हो गया। और तीसरा है विज्ञापन। विज्ञापन में कम शब्दों में असरदार बात लिखी जाती है। इसका उद्देश्य लोगों का ध्यान खींचना होता है, किसी वस्तु के लिए एक छोटा और याद रहने वाला नारा। जैसे विज्ञापन हम बनाते थे 10th में, यहाँ पे जैसे कि अगर टूथपेस्ट का बनाना है तो यहाँ पे टूथपेस्ट बना दी, यहाँ पे कुछ लिख दिया, वो ऐड आती है ना कोलगेट की, तो वो लिख दी, तो ऐसे ये विज्ञापन होता है। ये हमारा नेक्स्ट यूनिट में भी आएगा और हमें बना के भी आना है। नाटक और रंगमंच। नाटक में संवाद और पात्रों के माध्यम से बात की जाती है। इसमें भाव और अभिनय का ध्यान रखा जाता है, किसी सामाजिक विषय पर लिखा गया। जैसे 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे आता है ना, जब हम लिखते हैं कि भाई कुछ नाटक बनाते हैं ना, स्कूल में होता रहता है ये नाटक वगैरह, और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है नुक्कड़ नाटक करके, तो ये नाटक और रंगमंच हो गए। इसमें वो होते हैं, एक्टर्स होते हैं, तो उनका रेडियो, टीवी और डिजिटल माध्यम। इन माध्यमों के लिए कार्यक्रमों और संवादों का लेखन किया जाता है। भाषा बोलचाल वाली होनी चाहिए, रेडियो पर सुनाई जाने वाली प्रेरक कहानी, इसमें रेडियो वाली कहानी याद है। शिक्षा और बाल साहित्य। इस क्षेत्र में बच्चों और छात्रों के लिए सरल और रोचक लेखन लिखना, बच्चों के लिए लिखी गई नैतिक कहानी, वो छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ आती हैं टीवी पे, मोबाइल पे, और जो भी हम देखते हैं तो वो कहानियाँ इसी में आती हैं, तो बाल साहित्य, उससे भी पैसा मिलता है। तो ये विविध क्षेत्र हो गए। सबसे पहले साहित्य, फिर पत्रकारिता एवं जनसंचार, फिर हमारा विज्ञापन, देन उसके बाद नाटक और रंगमंच, फिर रेडियो, टीवी, डिजिटल माध्यम, और शिक्षा और बाल साहित्य, और इसको बना बना के लिखना है। इतने में नंबर नहीं मिले। उसके बाद है रचनात्मक लेखन के विविध रूप। अब हमने क्षेत्र बात कर लिए, अब विविध रूप, मौखिक और लिखित रूप, ठीक है। मौखिक क्या होता है, जैसे जो भाषा होती है, लैंग्वेज, उसके दो रूप होते थे, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब बोलकर व्यक्त किए जाने वाले, और लिखित मतलब लिखकर व्यक्त किए जाने वाले। तो रचनात्मक लेखन के भी दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रचनात्मक लेखन वह लेखन है जिसमें विचार बोलकर व्यक्त किए जाते हैं। इसमें हम आवाज़, भाव और बोलने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। जैसे इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू में क्या होता है, हमारे मौखिक देखा जाता है, मॉक इंटरव्यू वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, हमारी आवाज़ से ही उनको पता चल जाता है कि कैसा, हाँ ये बंदा कैसा है, ठीक है। हमारे भाव, बोलने का तरीका, मिस्टर है सारा होता है, तो हम थोड़ी कांपने लग जाते हैं, तो वो सब होता है। तो ये मौखिक रूप हो गया। इसमें इसके पॉइंट्स क्या हैं, एक तो इसमें बोलकर प्रस्तुत किया जाता है, जो भी बात है वो बोलकर कही जाती है, इसमें लिखकर कही नहीं जाती, क्योंकि मौखिक रूप है। भाव और हाव भाव का महत्व, सुनने पर वाले पर तुरंत प्रभाव, तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मौखिक के रूप बताओ, कहानी सुनना, कहानी को सुनना, ये मौखिक हो गया। भाषण को देना, और नुक्कड़ नाटक जो कि डीयू में होता है, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है लिखित रूप। लिखित रूप, लिखित रचनात्मक लेखन वह है जिसमें विचार लिखकर व्यक्त किए जाते हैं। यह स्थायी होता है और बार बार पढ़ा जा सकता है। एक बार जो चीज़ बोल दी वो दोबारा तो हम अगर कहेंगे तो ही बोलेगा ना, वो हम बार बार सुन नहीं सकते ना। अभी तो डिजिटल माध्यम से आप सुन सकते हो, जैसे डीयू में नुक्कड़ नाटक हो गया, तो आप उसको दोबारा कैसे सुनोगे अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो। सो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिखित में हम उसको बार बार पढ़ सकते हैं, और ये स्थायी होता है, हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा उसका, ठीक है। लिखित रूप में होता है, भाषा और शब्दों पर ध्यान देते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, जैसे कहानी, कविता और निबंध, और हम अपनी डायरी भी लिख सकते हैं इसमें जो हम लिखते हैं। गद्य और पद रूप, ठीक है। गद्य रूप और पद रूप इसमें है। गद्य रूप वह लेखन है जिसमें भाषा सीधी और सरल होती है, इसमें तुक और लय नहीं होती। जैसे सॉन्ग्स होते हैं ना, तो उसमें लय होती है सॉन्ग्स में, या फिर कोई स्टोरी वगैरह, इन सब में एक लय बनती आती है जो लास्ट पे जाके रुकती है। तो गद्य रूप में कोई लय वगैरह नहीं होती, ये सिंपल सीधी भाषा में लिखा होता है। जैसे हमने ये लिख रखा है ना, ये इसमें कोई लय नहीं बन रखी, सिंपल है। सरल और स्पष्ट भाषा होती है, रोजमर्रा की बोलचाल के करीब, जैसे हम रोज बोलते हैं उसमें थोड़ी ना लय जोड़ के बोलते हैं, लेकिन जो गाना गाते हैं उसमें तो लय जोड़नी पड़ती है। समझने में आसान होती है, जैसे कहानी, उपन्यास और लेख। अब है पद रूप, इसमें लय तुक भाव होते हैं, जो शब्दों को सुंदरता पर ध्यान दिया जाता है। इसमें लय और ताल होती है, भावनाओं की गहराई, कम शब्दों में हम बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, जैसे कविता और गीत और सॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कथात्मक और कथित रूप। कथात्मक और कथित रूप, कथात्मक रूप क्या है, ठीक है।
तो कथात्मक लेखन वह है जिसमें कहानी के रूप में बात की गई हो, स्टोरी राइटिंग, ठीक है, जिसमें हमें पात्र, घटना और क्रम होता है, ठीक है, कहानी की तरह प्रस्तुत करना, पात्र और घटनाएं रोचकता बनी रहती है, ठीक है, अपनी राय। जैसे कथित रूप, कथित लेखन में कहानी नहीं होती बल्कि विचार सीधे रूप से व्यक्त किए जाते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं नॉर्मली सीधे रूप से बात करते हैं, इसमें कोई हम जैसे कि कहानी वगैरह बना के तो समझाते नहीं। सीधे विचार, तथ्य और दृष्टिकोण, तथ्य मतलब होता है फैक्ट्स, कम कल्पना, ज़्यादा सोचते नहीं है, जैसे कि निबंध, लेख और भाषण। नाटक जो पाठ्य रूप होता है और एक मंचीय रूप होता है। पाठ्य रूप जो पढ़ने के लिए लिखा जाता है, जिसका उद्देश्य पाठक को समझाना होता है, जैसे पढ़ने पर केंद्रित, संवाद और दृश्यलित, मंच जरूरी। लेकिन अगर जैसे कि पुस्तक में कोई नाटक दिया तो वो पाठ्य हो गया, इसमें हमने ये पढ़ने के लिए लिखा गया नाटक है। और मंचीय नाटक होता है जो कि मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अभिनय जो प्रस्तुत करने वाला है वो भी होता है और संवाद भी होता है। मंच पर गाया जाता है, ये मतलब किया जाता है ये नाटक, जैसे कॉलेज में और थिएटर में खेला गया नाटक, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट, विविध रूप हो गया है। उसके बाद नाउ अराउंड 14 मिनट्स में हमने लेसन 1 कंप्लीट कर लिया। अब है हमारा लेसन 2, यूनिट 1 का ही है ये, लेसन नंबर 2, जनसंचार माध्यम, ठीक है। तो जनसंचार माध्यम का अर्थ, जनसंचार का अर्थ है एक व्यक्ति, संस्था द्वारा बहुत से लोगों तक एक सूचना, विचार और भावनाएं पहुंचाना। मतलब जैसे सोशल मीडिया, हम अगर कुछ यूट्यूब पर पोस्ट कर देते हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर, तो वो बहुत सारे लोगों तक चला जाता है ना। तो ये क्या है, जनसंचार। जब कोई संदेश एक व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज के बड़े हिस्से तक पहुँचा जाता है, तो ये यूट्यूब से किया जा सकता है, इंस्टा से, और भी बहुत सारे सोर्सेज है, तो उससे किया जा सकता है, उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार माध्यम वे साधन है जिसके द्वारा यह कार्य किया जाता है, ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो जो माध्यम जनता से सीधे जुड़कर बात करता है वही जनसंचार माध्यम है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है जनसंचार माध्यम का, सूचना देना, ज्ञान बढ़ाना, मनोरंजन करवाना, लोगों को जागरूक कराना, अगर कोई कुछ चीज़ें हो रही है तो उनके बारे में। उदाहरण, जब दिल्ली में कई योजना, जो नई योजना आती है वो अखबार में छपती है, तो वो भी जनसंचार, अखबार सब पढ़ते हैं, तो कुछ लोग नहीं पढ़ते होंगे लेकिन सब लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो उनको ये सूचना, न्यूज़ मिल जाती है, उसके बारे में वो इन्फॉर्म हो जाती है, या टीवी पर या समाचार के रूप में दिखाई जाती है। तो यह है जनसंचार का उदाहरण, क्योंकि ये जानकारी एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। जैसे रेडियो पर मौसम की सूचना आती है, टीवी पर धारावाहिक, मोबाइल पर कोई संदेश, ये सब जनसंचार के माध्यम है कि जनता तक कैसे हमें मैसेज पहुंचाना है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें जैसे प्रिंट माध्यम आता है। जनसंचार माध्यम के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रूप्स हैं, जिसमें पहला है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम वे जनसंचार माध्यम जिसमें सामग्री छपकर जनता तक पहुँचती। अब हमें जनता तक काम तो सारी चीज़ें तो पहुँचानी है, न्यूज़ तो पहुँचानी है, लेकिन इसमें क्या होगा, छपकर किसी पर प्रिंट करके पहुँचाई जाएगी, ठीक है। प्रिंट माध्यम में प्रिंट करके, तो वो किस पर प्रिंट कर सकते हैं हम, इसमें जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट और पढ़ने योग्य होनी चाहिए कि सबको समझ आ जाए। जैसे समाचार पत्र और हमारा न्यूज़पेपर पर, और पत्र पे, चिट्ठी वगैरह, पुस्तकें, बुकों में, इश्तेहार पर और पर्ची, इन सब पर हम लिख कर पहुंचा सकते हैं जनता तक अपना मैसेज। समाचार पत्रों के माध्यम से देश विदेश की घटनाओं की जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद पत्रिकाएं, लेख और कहानियाँ और विचार प्रकाशित होते हैं, और फिर पुस्तकें के द्वारा ज्ञान और विचार का प्रसार होता है, उपन्यास, कहानी वगैरह। इश्तेहार का उद्देश्य सूचना देना और ध्यान आकर्षित करना होता है, अखबार में छिपा विज्ञापन वगैरह को बोलते हैं। पर्चों के द्वारा सूचना सीधे जनता तक पहुंचाई जाती है, जैसे कि जागरूकता अभियान पर्चे, जो कि स्वच्छ भारत वाला पर्चा था ना, वो सबके घर घर बांटा गया था एक बार, तो वो वाला। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, अब हमने बात कर ली प्रिंट माध्यम की, ये दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। प्रिंट माध्यम हो गया, जनसंचार के बहुत सारे माध्यम है, उसमें सबसे पहला था प्रिंट माध्यम, ठीक है, और दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब इसके भी बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी मतलब संदेश बिजली की सहायता से जनता तक पहुंचाया जाता है। प्रिंट माध्यम में छपकर पहुंचाया जाता था किसी पर लिखकर, और इसमें कैसे पहुंचाया जाता है, बिजली की सहायता से, ठीक है, जिसमें ध्वनि, दृश्य दोनों का उपयोग होता है, जल्दी और प्रभावशाली ढंग से समझ आता है। जैसे कि रेडियो, रेडियो जनसंचार का सरल माध्यम है, इसमें भाषा बोलचाल की होती है, ठीक है। दूसरा टेलीविज़न, टेलीविज़न में आवाज़ और चित्र दोनों होते हैं, यह सूचना और मनोरंजन देता है। रेडियो में तो सिर्फ हमारी आवाज़ होती है, साउंड होती है, कोई पिक्चर वगैरह नहीं आती, लेकिन इसमें हमें चित्र भी देखने को मिलते हैं। और जैसे फिल्म समाज और जीवन को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करती है, सामाजिक विषय पर बनी मूवी, कोई भी, जैसे अभी बॉर्डर 2 थी, तो ये जो भी बनी होती हैं, ये कुछ ना कुछ हमें शो ऑफ करती रहती है। वीडियो के माध्यम से छोटे संदेश, जैसे YT पर कोई वीडियो है, तो ये सब। न्यू इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। न्यू इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आधुनिक तकनीकी ऊपर आधारित जनसंचार माध्यम है। पहले प्रिंट माध्यम, दूसरा ये हमारा था इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, उसके बाद तीसरा न्यू इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इसमें है हम इन माध्यमों से दोबारा थोड़ी तेज़ और सीधे व्यक्ति तक पहुंचा जाती हैं। जैसे मोबाइल संचार का आधुनिक और प्रभावशाली माध्यम है, जिसके पास हमें कोई मैसेज भेजना है, हम उसी के पास भेज सकते हैं इसके द्वारा, मोबाइल के द्वारा। मोबाइल पर आने वाला सूचना, संदेश, कोई सामाजिक जानकारी, जब भी कोई भवंडर, थंडर वगैरह आता है ना, तो उस पर हमारे SMS पे मैसेज आता है मौसम विभाग की तरफ से, तो वो होता है सूचना संदेश। तो ये मोबाइल से बहुत अच्छे से सब लोगों के पास वो लोग भेज देते हैं। फिर है उसके बाद तीसरा, जो चौथा माध्यम है, वह है संचार माध्यम। वे जनसंचार माध्यम है जिसमें लोग आमने सामने आकर संदेश ग्रहण करते हैं, जिसमें आमने सामने आकर संदेश ग्रहण करते हैं। जैसे प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी को चित्र और वस्तुओं द्वारा दिखाई जाती है, जैसे कि ताजमहल हो गया, वहाँ जाके आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो ऐसे नहीं मिलेगी, आपको आमने सामने जाकर ही देखना पड़ेगा ना।
किसी सामाजिक और विषय पर आयोजित प्रदर्शनी, हमने कुछ जैसे कि डिबेट वगैरह का कुछ ऑन कर दिया, मतलब कोई स्कॉलरशिप वगैरह खोल दी, उसमें लोग डिबेट कर रहे हैं तो वो प्रदर्शनी हो गई। मेले जनसंचार, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप होता है किसी क्षेत्रीय मेले में संदेश देना। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज की समस्याओं को सीधे जनता के सामने रखा जाता है, किसी भी सामाजिक विषय पर किया गया नुक्कड़ नाटक जो कि डीयू में फेमस है।